हाँ, तो जब मेन पेपर होता है तो उसमें ये स्ट्रैटेजी अच्छी होती है कि आप पेपर के अलग अलग क्वेश्चन सेट्स को, मतलब अलग अलग टेंस ऑफ क्वेश्चंस, जैसे 1 to 20 हो गया, फिर 60 to 80 हो गया, इस टाइप से आप करें। तो उससे क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए या एक ही बार में सारी इजी क्वेश्चंस आ गए। आपका बोरिंग भी नहीं लगता है ब्रेन को, ब्रेन कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहता है। तो आज भी हम लोग ट्राई करेंगे वो जंप करने का। सो एवरीबडी, in your devices, please open the question paper of prelims 2025. We'll start from question number 14. Before that, anybody wants to share anything कल के सेशंस को लेके या फिर इन जनरल अपनी तैयारी को लेके? So you can unmute yourself and share. अच्छा, परिधि है क्या यहाँ पे, जो एक्सेल कल हमारा कंट्रोल कर रही थी? Yes, I'm here only. ओके, थैंक्स परिधि। प्लीज टेक द लीड टुडे। चलिए, तो अगर किसी को शेयर नहीं करना तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, who among the rulers in ancient India had assumed the titles Mattavilasa, Vichitra Chitta, and Gunabhara? ओके। अब जनरली क्या होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, खासकर एंशियंट और मेडिवल में, अगर नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए। या फिर अगर आप एकदम ही नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो छोड़ देना चाहिए। बट इन जनरल हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी चाहता है कि थोड़ा तो दिमाग लगाएं आप इन सारे क्वेश्चंस में भी। तो अगर 14th को देखें तो महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन, ये दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं। एंड सिम्हा विष्णु एंड सिम्हा वर्मन, ये दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम हॉल में मैं रहूंगा तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता रहेगा कि या तो ए और सी में होगा या बी और डी में होगा। दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ फिल्टर। सेकेंड लेवल ऑफ फिल्टर क्या होगा मेरे लिए कि सिम्हा विष्णु और सिम्हा वर्मन कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, तो बहुत मतलब ऑब्सक्योर सा ऑप्शन लग रहा है। अगर पीवाईक्यूज में भी आया होगा ये, तो कहीं सुना नहीं है, तो आई थिंक बी और डी को मैं एलिमिनेट करूंगा। ए और सी में से ही किसी एक को मारूंगा। ए और सी में नरसिम्हा वर्मन के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है, तो शायद एग्जाम हॉल में, गिवन कि मुझे नॉलेज नहीं है और तब भी मारना है, तो शायद मैं नरसिम्हा वर्मन मार रहा। इसका आंसर क्या है? हाँ, महेंद्र वर्मन इज द आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो पहला चीज जो था कि अगर नहीं आता है तो एंशियंट और मेडिवल में जनरली छोड़ देना चाहिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एक दूसरे ट्रैप में भी हमें लेके जा रहा है। वो क्या है कि ये वाई कैटेगरी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। हम लोग दो ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे हैं। क्यों? एक तो हो गया कि दो दो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस वाला रूल लग गया, या तो ए और सी होगा या बी और डी होगा। और दूसरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जो हो गया कि ऑब्सक्योर ऑप्शंस हैं बी और डी, तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो मतलब असल में इस क्वेश्चन में एंड में ए और सी ही बचते हैं जिसके बीच में कंफ्यूजन होगा। तो ये इन जनरल एग्जाम हॉल में नहीं आते हुए भी मारना तो पड़ेगा ही, या मारना चाहिए। अब बताइए, लोग शेयर कीजिए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें। सर मेरा गलत हुआ था एग्जाम में। और हम्म। रीजन सर, क्योंकि मैंने सर ऐसे सोचा था, एक जो वो होता है लॉजिक की, सारे तीन सुने हुए नाम है, एक अनसुना नाम है, तो वो अनसुने वाले के साथ जाना चाहिए। तो ये जो तीनों वर्मन है सर, मेरे को ये थोड़ा सा लगा कि जाना पहचाने जैसे हैं, और ये सिम्हा विष्णु किया था मैंने, जो कि हम्म। गलत हो गया उस लॉजिक से मेरा। तो अच्छा, मैंने मतलब रियलाइज आप किया दूसरे नहीं। वाले में चले गए। आपका था कि हाँ सर। ऑब्सक्योर को मार देना चाहिए। हाँ, कि जो सर हाँ, अलग सा है बिल्कुल और अनसुना टाइप का है, इस वजह से। तो इसमें, नहीं तो इसमें ना, अगर आप देखेंगे, अगर पिछले साल के भी ट्रेंड्स फॉलो करेंगे, वो ऑब्सक्योर वाला मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, एक या दो हाँ क्वेश्चन। सर, गोपाल कृष्ण इस, गोखले वाला। वो। हाँ, एंशियंट में और हाँ। मेडिवल में तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना, ऑप्शंस ही इतने अजीब से रहेंगे। तो वो नहीं हाँ चाहेगा सर कि वही। आपको सब कुछ पता रहे। तो जनरली वो फेमस फिगर्स में ही खेलेगा, राइट। यस सर। यस हमने सर। तो कहीं पढ़ा नहीं है सिम्हा विष्णु और सिम्हा वर्मन। कूल। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिधि, मैंने डाल दिया है डिफिकल्ट रूल्स, वाई कैटेगरी का क्वेश्चन है, स्टैटिक और नॉलेज से होगा। आगे बढ़ते हैं। फाहियान, ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा जो भी पढ़ते हैं। इसका चंद्रगुप्त टू होता है ना। कौन से टाइम पे आए थे, बता सकते हैं कोई, कौन से ईयर में आए थे?
याद है किसी को ईयर उनका आने का या फिर उनके टाइम पीरियड जो था? ये सब पढ़ लेना तो यार। वही थर्ड हाँ फोर्थ सेंचुरी बीसी में आसपास है। हाँ, मतलब एग्जैक्ट ईयर्स भी याद रख सकते हो एटलीस्ट, फाहियान का एंड ह्यून सांग का, बिकॉज बहुत फेमस रूलर्स का टाइम पीरियड है ना वो। तो समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमारगुप्ता, इन सब का टाइम पीरियड्स याद रखना जरूरी है। किसी का गलत हुआ था क्या एग्जाम में? कोई गलत हुआ था तो बताओ अपना पर्सपेक्टिव। तो गलत नहीं, लीव कर दिया था। अच्छा, तो ये सब क्वेश्चंस लीव नहीं करना है। मतलब अगर आपका ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है या फिर ये आपका गलत हो रहा है, तो आप एग्जाम में 2.66 या फिर 2 मार्क्स से आप पहले ही पीछे हो रहे हैं, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कार्डिनल सिंस में आते हैं कि ये तो पता होना ही चाहिए। समझ रहे हैं? एग्जाम इन सारे क्वेश्चंस को नहीं करने से या गलत करने से नहीं निकलता है। समझ में आया? यस। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन तो विच। मैंने इसमें दो हाँ। ऑप्शन एलिमिनेट किए थे, सी और डी, और जो नोन है समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता, इसमें हाँ हाँ। अ, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने ए टिक किया था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वाई मैंने सी क्यों नहीं किया, क्योंकि वो ज्यादा फेमस था। तो वो ट्रिक यहाँ पे नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। जो जो फर्स्ट हमने 14 क्वेश्चन में ट्रिक लगाया सेम, हम्म। कि हम्म। दो के ग्रुप्स में हाँ। समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता, इसमें से मुझे लगा कि ये इनमें से एक होगा, ठीक बट है। मैंने ए को टिक किया। हम्म। तो सेम ट्रिक हम इसमें इस क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते, 14 वाला। नहीं तो मतलब आप 14 वाला भी अगर आप ट्रिक करेंगी तो इसमें फिर वो होना चाहिए ना, बी और सी सेम टाइप के होने चाहिए क्योंकि एटलीस्ट नंबर्स आया हुआ है। और ए और डी सेम टाइप के होने चाहिए। अगर आपका ग्रुपिंग फेमस होने पे है तो फिर अगेन ए और बी एक ग्रुपिंग में होना चाहिए और सी और डी होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे को लगा नरसिम्हा वर्मन है, मुझे आता नहीं था वो चीज, ठीक है, तो मेरा गलत हो गया। हम्म। सेम चीज आपके साथ हुआ यहाँ पे कि आपको ए और बी हम्म। आपने कर लिया फेमस होने पे वो ग्रुपिंग, लेकिन फिर आपको एंड में आता नहीं था तो फिर वो 50-50 में गलत हो गया। मतलब राइट आपका राइट। अप्रोच सही था। मेरा ये पॉइंट है कि ये सारे जो क्वेश्चन है ये दीज आर डॉली क्वेश्चंस एंशियंट में, या किसी भी मतलब पूरे पेपर हम्म। में दीज आर डॉली क्वेश्चंस। ये पढ़ा हुआ होना ही चाहिए अगर कोई भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो। अगर नहीं आता है ये वाला और यहाँ पे अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आप पीछे छूट रहे हैं कट ऑफ की रेस में। फिर आपको कहीं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन या मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। समझ रहे हैं? राइट सर। ग्रुपिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं था, ये आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिधि ये इजी, स्टैटिक एंड एक्स कैटेगरी में डाल दीजिएगा। 16th पे आते हैं। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? अगेन ये डॉली क्वेश्चन है, मतलब हम लोग तो जब भी मेरी टाइम पावर के बारे में, इंडिया के बारे में प्राइड प्राइड से पढ़ते हैं तो हमेशा चोला एम्पायर का ही नाम सामने आता है, राइट? तो ये नॉलेज के साथ भी बनना चाहिए था। अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं है और थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान है कि कौन कौन सा किंगडम कहाँ कहाँ पे है, तो राष्ट्रकूटा, काकतिया और होयसाला, ये सारे थोड़े इनर टेरिटरीज में थे पेनिनसुलर इंडिया के, मतलब मेरी टाइम पावर्स में हम लोग इनका नाम नहीं सुनते हैं। हम लोग कहाँ कहाँ इनका नाम सुनते हैं तो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूटा का सुनते हैं। काकातियास का अगेन बड़े बड़े टेम्पल्स आंध्र प्रदेश और ये सब में सुनते हैं। और होयसला अगेन हमारा वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टेम्पल्स के बारे में सुनते हैं। चोला जो है टेम्पल्स अलोंग विथ ग्रेट एम्पायर एंड मेरीटाइम एम्पायर के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता है। तो पॉइंट ये है कि एक तो स्टैटिक में ये चीज आना चाहिए। दूसरा, एक लिटरल नॉलेज भी होता है कि अगर आप इंडिया घूमे हैं या फिर इंडिया के बारे में आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज देखी या पढ़ा है। राजेंद्र चोला बृहदेश्वर टेम्पल जो हमारे ग्रुप का प्रोफाइल पिक भी है, इस आपने अगर इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं तो यूड हैव नोन, राइट? किसी और का कोई पर्सपेक्टिव? वाज दिस एन इजी क्वेश्चन और नॉट?
सर इट वाज। और सर अगर हमको नॉलेज भी नहीं है ये सब की जो आपने बताया, तो हाँ, चोला एक रिपीटिंग थीम है, तो हम उससे भी जा सकते थे बिल्कुल सही बात है। तो इन अगर ये जनरल, लेकिन सब भी अगर नहीं आ रहा एग्जाम प्रेशर में। हाँ, या फिर सर चोला का अगर नाम पता है कि इंपेरियल चोला भी बोलते थे उनको, बाहर वही जाएंगे। यस। वेरी नाइस, सही बात है। इंपीरियल चोला सर बोल ही ये क्यों रहे हैं? करंट में भी था सर, ये वो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के हमने रखा था, तो वो श्री विजयपुरम उसी उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन। वेरी नाइस, ये भी ऐड कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स भी था ये। और ये अगर बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग वो कुछ कुछ रूल्स देखते हैं ना कि कहीं विजयनगर एम्पायर आ जाए, कृष्णदेव राय आ जाए, उसको मार यस दो। सर। और चोला आ जाए। कॉइन्स आ जाए, हिस्ट्री में हाँ, कॉइन्स पूछ एग्जैक्टली, ले तो, कॉइन्स आ जाए, मतलब पोर्ट्स अगर आ नहीं जाए। आ रहा है तो हाँ, हम जा सकते हैं उस पे। एग्जैक्टली। तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भी आता है, तब भी बाकी तीनों से मारने से अच्छा है कि चोला ही मारो। गलत हाँ हुआ सर, तो देखा पिछले जाएगा। 3 क्वेश्चनों में अगर तीनों में मोस्ट फेमस वाला हम मारते तो 2 तो हमारे सही होते, एक में भी एक गलत रहता वैसा। हाँ, हाँ वहां पे तो नरसिम्हा पॉजिटिव में वर्मन। ज्यादा। हाँ, नरसिम्हा वर्मन सबसे ज्यादा फेमस था आई थिंक, तो वो गलत होता, बट बाकी दोनों तो सही हो जाते हैं हमारे। 16। यस सर। हाँ, 15 16 सही हो सकते थे। चलिए, बहुत या बढ़िया। गुड एनालिसिस ऑन दिस। किसी और के पास और कोई पॉइंट है? यस सर, इसमें सर आपका पूरा लॉजिक भी लग जाता कि सर यूपीएससी हमारा सही कराना चाहता है। नहीं तो सर इसमें ऑप्शन में हमारा चोला के 2 एम्पायर के नाम दे देता है, ये राजा राजा चोला भी दे सकता था। और ब्रैकेट में किंगडम भी बता रहा है कि भाई आपको राजा का नाम नहीं पता है लेकिन आप किंगडम से गेस कर सकते हो। बहुत तो सर बढ़िया। ये वाला भी लॉजिक। वेरी हाँ नाइस मतलब एक्चुअली सही में। करा है। हाँ, क्यों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो? चोला एम्पायर क्यों लिख दे रहा है? बहुत ही बढ़िया। तो मेरे को दो तीन लॉजिक्स बहुत अच्छे लगे। इंपीरियल चोलास, वो श्री विजयपुरम जो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया, ये इन जनरल रूल्स में ही चोला कहीं दिखे तो मार दो। दूसरा, ये वाला यूपीएससी सही कराना चाह रहा है, तभी वो दो इन्फॉर्मेशन सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट्स में दे रहा है। तो एक और आप थीम देख रहे हो कि जब भी ब्रैकेट्स में कोई ऐसा दे रहा है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इजी ही निकल रहा है, बिकॉज दे वांट यू टू मेक इट करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, 17 में आगे बढ़ते हैं। इजी पूछा है एंशियंट तो इस बार, डुएबल है। अच्छा, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया क्या? With reference to ancient India, 600 to 322 BC, consider the following pairs: territorial region and river flowing in the region. अस्मका, गोदावरी, कंबोजा, विपस। विपस व्यास को बोलते हैं ना शायद। अवंती महानदी, कोशला सरयू। तो कोशला सरयू तो ठीक है, पता है, भगवान राम वाला देश है। एक हो गया। अवंती। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मैप याद होना चाहिए, ये सारे जनपद का, किंगडम का। हाँ, मुझे एक चीज बोलना है। आप लोगों ने अगर एंशियंट का जितना भी पीवाईक्यूज किया होगा, अगर 15 20 साल का भी किया होगा, तो ये आपको थीम पता होगा कि एक ना एक महाजनपद का क्वेश्चन पूछता ही है। या तो महाजनपद और कैपिटल्स पूछ लेगा, या महाजनपद और इवेंट्स पूछ लेगा, या फिर महाजनपद और रिवर्स पूछ लिया अभी। तो एक जो लर्निंग है स्टैटिक के लिए, कि जितने भी महाजनपद हैं उन सब का मैप्स आपको रटा होना चाहिए, एटलीस्ट इंडिया के कौन कौन से पार्ट में है वो लोग। और आज के करंट में कौन कौन सा मेजर सिटीज है, जैसे सेंट्रल इंडिया में अवंती अगर है तो वहाँ पे उज्जैन वाला सीन है। आपका कौशल राज्य कहाँ पे है, तो अयोध्या के पास। इस टाइप से आपको मैप एटलीस्ट अपने दिमाग में महाजनपद का फिट होना चाहिए, तो इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मुझे देखा जाए तो मुझे एक आता है इसमें, दूसरा मुझे पता है अवंती महानदी शायद गलत है। बाकी कंबोज और असमका मुझे याद नहीं आ रहे हैं कहाँ पे है। तो रूल्स के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, अगर नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा तो सॉल्व हो ही गया है, मतलब ऑल द फोर होगा नहीं, और ओनली वन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि होगा। तो पहले ही ये वाई कैटेगरी का क्वेश्चन है, ओनली टू होगा नहीं तो ओनली थ्री होगा। तो मैं शायद एग्जाम में ओनली टू के साथ जाना चाहूंगा। इसका आंसर क्या है? अच्छा, ओनली टू ही है क्या इसका आंसर? आप लोग बताइएगा। यस सर। तो अब एग्जाम हॉल में ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मारना ही होगा। यू कैनॉट डू अवे विथ इट, यू कैनॉट डू अवे विथ नॉट स्ट्राइकिंग दिस, क्योंकि ये वाई कैटेगरी का क्वेश्चन है आपके लिए। समझ रहे हैं? ये नॉलेज भी है और ये स्टैटिक भी है। क्यों क्यों स्टैटिक है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो सारे मैप्स आपको महाजनपद की पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे था, कौन कौन सा किंगडम। राइट? किसी और ने कोई और लॉजिक लगाया यहाँ पे?
सर इसमें अगर हम लोग को ये फैक्ट पता होता कि एक ही महाजनपद जो है वो साउथ इंडिया में है, बेसिकली विंध्याचल के नीचे पड़ता है, ऐसे हम्म जो असमाका है, और हम्म। वो बहुत इतना नीचे भी नहीं है कि वो कावेरी वगैरह पे हो, तो वो फर्स्ट वाला भी सही हो जाता है उससे, कि मतलब अगर थोड़ा सा आइडिया हाँ, रहता मैप तो का। मान लीजिए कि आप असमाका को सही मान भी लेते, लेकिन अगर बाकी तीनों के बारे में आपको नहीं पता होता तो ये ऐसा ऑप्शन है कि आप उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, राइट? राइट, हाँ वो तो है, हाँ। अवंती का लोकेशन पता होना चाहिए एग्जैक्टली उसमें कहाँ। हाँ, मतलब चारों के लोकेशन आपको पता होने चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको मार पाइएगा। और नहीं तो फिर रूल्स के हिसाब से ऑफ कोर्स ओनली वन ऑन ऑल द फोर को हम पहले ही हटा दे रहे हैं। खेलेंगे तो हम ओनली टू और ओनली थ्री में ही, और मोस्टली एंड में लोग ओनली टू ही मारेंगे। बट मुझे लगता है कि यूपीएससी अब इस चीज को भी जान गया होगा, तो वो गलती कराएगा यहाँ पे भी। बट इन जनरल हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर मारना है और नहीं आ रहा है तो ओनली टू के साथ जाना चाहिए। समझ में आया? रूल्स भी है यहाँ पे। हाँ, यस आगे सर, बढ़े। आ गया। यस सर। ओके, यस चलो। सर। कूल। The first Gandharva Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palushkar in Delhi, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। अरे ये तो वो वाला क्वेश्चन है कि ऑब्सक्योर ऑप्शन रहेगा तो उसको मार दो। यस सर, गंधर्व। लाहौर। यस। गंधर्व जो है वो तो है भी वैसे उसी रीजन में, गंधर्व किंगडम। तो बढ़िया, लाहौर मारना चाहिए इसका। यस देखते हैं सर, इसका। तीनों इंडिया में आ रहा है और वो पाकिस्तान। हाँ, अचानक से लाहौर क्यों दे देगा? देख रहे हो पैटर्न कितना एग्जैक्टली। बढ़िया फॉलो करते हैं यूपीएससी, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर में भी पूछा है। आई थिंक 19-20 में ही पूछता है हमेशा इस टाइप का। मतलब इन द सेंस कि जब आप देखते हो कि जब ट्रेंड चल रहा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही लाके वैसा पूछ रहे हैं अभी 2-3 बार से। चेंज भी कर सकता है, बट फॉलो कर गया इस बार। किसी का गलत हुआ यहाँ पे? क्या सोचा था? हाँ सर, मैंने ग्वालियर मारा था इसका, क्योंकि मतलब जो म्यूजिक से रिलेटेड हम लोग ग्वालियर से सुनते हैं चलिए, काफी, कि घराना भी है उधर, ऐसा सोच कर। ठीक है, यस तो सर, ये सेम भी लॉजिक। कंफ्यूजन वाला चीज हो सकता है, सही बात है, ये इजी तो नहीं है, मॉडरेट है। बट रूल्स के हिसाब से अगर देखिएगा तो इजी है, दिमाग लगाने के हिसाब से देखिएगा तो हाँ डिफिकल्ट तो है। एक्चुअली इसमें ना 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो क्या, गंधर्व, अगर किसी को उसका मैप पता है तो ये पता है कि वो पाकिस्तान वाला ही है, मॉडर्न डे पाकिस्तान। लेकिन फिर हो गया कि जो बंदा है ही इज अ मराठी, तो वहां पे एक और कंफ्यूजन वाला एलिमेंट है। एंड ऑफ कोर्स ग्वालियर अपने आप में इतना फेमस है म्यूजिक घरानों के लिए, तो इट्स नॉट एन इजी वन। हाँ, बट इतना श्योर है कि आप दिल्ली और उज्जैन को जनरली एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर उज्जैन एलिमिनेट हो जाएगा, एंड बाकियों के बीच फिर आपको देखना पड़ेगा। बट अगर आप रूल्स के हिसाब से देखेंगे एंड यूपीएससी का आपको पैटर्न पता और साइकोलॉजी पता है, तो आई डोंट थिंक कि लोग को इतना दिमाग लगाना पड़ा होगा जो इनका सही हुआ होगा इसमें, राइट? चलिए आगे राइट सर। बढ़ते हैं। इन सब के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की जा सकती है, बस दिमाग लगाया जा सकता है एग्जाम हॉल में, या रूल्स लगाया जा सकता है। चलिए अब 19th में आगे बढ़ते हैं। Ashokan inscription suggests that the Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the। अब यार ये तो इतनी बार पूछा गया पीवाईक्यूज में कि कोई अगर पीवाईक्यूज। सार्थक प्लीज आप अपना म्यूट कर लें। हाँ। तो इतनी बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि ये तो पता होना चाहिए था यार लोगों को। बट हाँ, ये कंफ्यूजिंग भी है। मुझे लगता है कि लोगों ने गलत किया होगा इसको। मैं इसका आंसर अभी नहीं बोलूंगा, बट कोई बताएगा लोगों ने क्या मारा है, या फिर कर लेते हैं। इसका आंसर आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए, राइट? प्रादेशिका का मैंने याद किया था कि डीएम के जैसा होता है, राजू का तुम्हारा रेवेन्यू ऑफिसर के जैसा होता है। आंसर डी है सर इसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर डी है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? यस सर। नहीं सर। आर यू श्योर? सर इसमें यस सर। ए और बी में कंफ्यूजन है। भाई ऐसे कैसे कर रहे हो? चलो सर्च करो सबको गूगल पे, डालो प्रादेशिका अशोकन इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो डालो। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है कि प्रोविंशियल लेवल पे है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। कर रहे हैं लोग सर्च? बताइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल ही है। तो इसका हम्म। बी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन थे कॉन्फिडेंट इंसान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाले? सर मैंने कोचिंग की आंसर की से पढ़ा है सर, मैं एक बार ग्रुप में भेजता हूँ, मुझे मिल रहा है तो।
हाँ, तो वो जो कोचिंग है उसका बोलिए सोर्स कहाँ है, कहाँ से लिया है उसने? हाँ सर, मैं देख रहा हूँ एक बार। हम्म। अब बताइए, अगर ये सब जो स्टैटिक का चीज है, इसमें अगर आंसर कीज गलत आने लग गई गूगल सर्च करने के बाद भी, तो फिर कहीं प्रॉब्लम है, राइट? यस सर। सर ये सर मेरे इस एग्जाम हॉल में गलत हुआ था। मैंने हाँ देखा कि ये लिखा हुआ है प्रादेशिका प्रदेश से राज्य, तो ऐसे मैंने ये मार प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मार दिया था इसमें। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल प्रादेशिका के हिसाब से। बट मेरा पॉइंट ये है, मैं इसीलिए इसको मॉडरेट कर रहा हूँ। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली 2025 में कोई पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो आप? क्योंकि यार नहीं याद रहता सर इतना, या फिर इतना नहीं पढ़ा होगा, या फिर याद नहीं रहा एग्जाम हॉल में। बट मेरा पॉइंट ये है कि बहुत बार अगर आप पिछले 30 साल का पीवाईक्यूज निकालेंगे, तो प्रादेशिका, राजूका और युक्ता आई थिंक 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो कोई अगर पीवाईक्यू किया होगा अच्छे से, और उसने अपने नोट्स में लिख लिया होगा कि प्रादेशिका इज इक्वल टू डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राजूका इज इक्वल टू रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका सही हो गया होगा। उस हिसाब से मैं बोल रहा था। बट फिर भी मैं इसको मॉडरेट और वाई ये कर देता हूँ। ये स्टैटिक का पार्ट है आपका, राइट? एंड यस नॉलेज, सर। जो कि पीवाईक्यू, तो अगेन ये कार्डिनल सिन है। जो भी इसको गलत कर रहा है ना, वो एग्जाम हॉल में पीछे चला गया। तो जिसका इसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, जो बोल रहा है ना कि 87 में थे या फिर 90 में थे, या 80s में थे, आपका वो सब रैंडम चीजों के कारण नहीं निकला है। आपका ये अगर गलत हुआ है तो बेसिकली दिस हैज पुल्ड यू बैक। यस सर, यही हुआ मेरे साथ। हाँ, तो अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि आपने कितने कार्डिनल सिंस किए हैं। ये भी एक कार्डिनल सिन कैटेगरी का ही क्वेश्चन है, हम्म। राइट? और जो कोचिंग वाले थे, आप अपना थोड़ा कोचिंग वालों से पूछिएगा कि गूगल सर्च करने आता है कि नहीं आता है। समझ रहे हैं? गलती आपकी नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर आप गलती करें तो गलती आप ही की है, बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि अपनी पढ़ाई पे भरोसा करना चाहिए। और अपनी पढ़ाई थोड़ी दिमाग के साथ, दिमाग खुला रख के करना चाहिए। इसलिए मैं क्या जो बोलता हूँ ना कि प्रीलिम्स कॉपी बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, वो इसलिए ही बोलता हूँ। जब आपका एग्जाम में गलत होता है, या फिर आपका आपने कोई टेस्ट पेपर दिया वो गलती हुआ, तो आप गूगल पे जाके 2-3 सोर्सेस उसका चेक कीजिए। और सोर्सेस कोचिंग के ही नहीं होने चाहिए। कुछ गवर्नमेंट के सोर्सेज हो गए, कुछ म्यूजियम्स के सोर्सेज हो गए, डिस्कवरी, नैट जियो, ये सब के सोर्सेज हो गए। उन सब का आंसर्स को सही मानिए। कोचिंग में तो एआई आने के पहले आप ही के जैसे बच्चे लोग ही बैठ कर लिख रहे हैं ना वो सब चीज। गलती हो जाती है लोगों से। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अरे दूसरा सवाल भी आ गया नॉन कॉपरेशन का। दो दो सवाल। ओके। द कांग्रेस declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. ओके, हो सकता है ये, क्योंकि होम रूल लीग बना दिया था बाल गंगाधर तिलक एंड नानी बेसेंट का, दो दो आ गया था, तो फिर कांग्रेस को भी कुछ करना था। और शायद कुछ डिक्लेरेशन भी हुआ था इसमें जिसमें स्वराज को लिया गया था। वन हो सकता है। इट was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. ओके, मतलब ये बोल रहा है कि स्टेजेस में होगा, सिविल डिसोबीडियंस नेक्स्ट स्टेज में आएगा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सही बात है। नॉन कॉपरेशन अपने आप में एक टर्म जो है, वो है कि पहले हम बॉयकॉट करेंगे, पहले हम साथ नहीं देंगे सरकार का। अब उसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो वो रिप्रेशन तो करेगा ही। तो मेरे हिसाब से तो ये बोथ 1 और 2 होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? बहुत ही आंसर सर। तो अब आप लोग लेयर्स में देख रहे हैं इसको। सबसे पहले क्या क्या चीज हमें पता चला? एक हो गया कि लेटरल नॉलेज का इस्तेमाल करना है। जो भी आपने इस नॉन कॉपरेशन की, सबसे पहले टाइमलाइंस याद रखना बहुत जरूरी है हिस्ट्री में। नॉन कॉपरेशन कब शुरू हुआ था? 1919 के अराउंड शुरू हुआ था, राइट? तो उसके पहले क्या चल रहा था देश में, वो पता रखना बहुत जरूरी है। तो स्पेक्ट्रम के वो सारे चैप्टर्स पढ़ने जरूरी हैं। अब होम रूल लीग जो आपने पढ़ा है पहले, उसको इससे कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्वराज डायरेक्टली याद नहीं है तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा,
अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमने ऊपर भी देख लिया पंचायत और ये सब पूछ लिया था। और स्वराज के साथ साथ क्या क्या डिक्लेरेशन हुए थे। कराची डिक्लेरेशन था ना, कौन सा डिक्लेरेशन था नॉन कोऑपरेशन के लिए स्वराज वाला? कोई बताओ, याद है? सर 1906 में था ना? सर लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर 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 डिक्लेरेशन था। नॉन 1906 वाला स्वराज अलग था। वो आपका फर्स्ट स्वराज मूवमेंट ही हुआ, क्या बोलते थे उसको, स्वदेशी मूवमेंट बोलते थे, राइट? लाहौर वाला तो सर पूर्ण स्वराज था, 1929 वाला। नहीं, वो अलग है, वो सिविल डिसोबीडियंस के साथ है कनेक्टेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए भी कुछ हुआ था कांग्रेस का कन्वेंशन, वो देख लीजिएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमेशा सीक्वेंशियल ईयर्स को याद रखते हुए, एंड हर ईयर के साथ जो आप एक स्पेसिफिक इवेंट पढ़ रहे हैं उसको फिर जब सब्सिक्वेंट ईयर्स में कोई और इवेंट पढ़ रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने का हमेशा ध्यान रखिए। समझ में आ रही है बात? तब दोनों इवेंट्स याद रहेंगे, आनी बेसेंट एंड उनका होम रूल लीग सर और ये सब भी। हाँ, नागपुर अधिवेशन हुआ था ना 1920 में नॉन कोऑपरेशन के लिए। बिल्कुल। हाँ, यही वाला मुझे याद नहीं आ रहा था, सही बात है। तो यस सर। उसमें फिर उस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था ये पता करना जरूरी है। किसी का गलत हुआ है क्या ये लॉजिक से भी होना चाहिए, स्टैटिक से तो डेफिनेटली है ही। कोई गलत किया है क्या इसको? तो मैं देखना चाह रहा हूँ एक्स कैटेगरी है कि वाई कैटेगरी है ये। चलिए ठीक है। ये भी इनफैक्ट एक कार्डिनल सिन है, अगर ये आप एग्जाम हॉल में गलत कर रहे हैं तो अगेन यू आर टेकिंग योर सेल्फ बैक। समझ में आया? यस सर। चलो, यस सर। ओके। 20 क्वेश्चन हो गए आई थिंक। अब कहीं और चलते हैं। 50 के बाद ही चलते हैं, 60 पे चलते हैं, चलो। 60 आ गया, कूल। तो सब लोग अपना 60, क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए? रीच्ड। ओके, चलिए। तो 60 क्या बोलता है? कंसिडर द, अच्छा इकोनॉमिक्स आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, refining, storage and distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, production of natural gas. How many of the above activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country, PNGRB? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस को ग्रुप कर देंगे पहले। 1 और 4 साथ में रहेगा और 2 and 3 साथ में रहेगा। मतलब या तो 1 और 4 को रेगुलेट कर रहा होगा या 2 और 3 को साथ में रेगुलेट कर रहा होगा। बहुत लेस लाइकली चांसेस है कि पूरे ही वैल्यू चेन को रेगुलेट कर रहा होगा। तो अगर मैं रहता एग्जाम में तो शायद ओनली 2 के साथ जाता। इसका आंसर क्या है अलग अलग कीज में? जल्दी बताइए। यही है सर, ओनली टू। ये टू। हम्म। ये टू है। समझ में आया कि ये क्वेश्चन असल में इजी है अगर आप रूल्स के थ्रू जाएं तो। यस सर। अब चलिए लोग पैटर्न को शेयर। फॉलो। हाँ, मुझे अब आप बताइए, बहुत लोगों का ये गलत हुआ होगा, मैं श्योर हूँ एकदम एग्जाम हॉल में। तो अब शेयर कीजिए अपनी स्टोरी की क्यों गलत हुआ है। सर ऑल ऑल फोर कर दिया था मैंने कि रेगुलेट करता होगा कुछ भी, अगर हल्का सा थोड़ा सा कहीं, अच्छा, इस तो वजह से। मतलब आपने ये क्यों किया ऑल फोर, मतलब क्यों सारा चीज आपको लगा कि रेगुलेट करता होगा? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं था, बट रेगुलेट मुझे लगा कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस से है तो करता ही होगा सर, नेचुरल गैस प्रोडक्शन को भी, तो उसको भी किया, तो फिर मैंने ऑल ही कर दिया सर इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर आपने। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ, थर्ड में ये जो गवर्नमेंट बॉडी है ये मार्केटिंग क्यों करेगी पेट्रोलियम का, ओके। तो मैंने ये कट कर दिया था। और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें से मुझे लगा एक होगा। हम्म। और ए- जो रिफाइनिंग है सेकंड वाला राइट लग रहा था। तो स्टोरेज आपने एंड ओनली 3 डिस्ट्रीब्यूशन मारा? तो हो सकता है। टू किया सर, ओनली टू। ओनली 2, अच्छा, मतलब गलत सोच के भी सही हो गया। जो कि इन हम्म। टाइप के क्वेश्चन, तो ये दो धारी तलवार है इस टाइप के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस।
जिसमें कि गलत सोच के सही हो जाता है। एंड कई बार होता है कि अगर नहीं पता है तो एक दो पता होने पे भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। राइट। ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर हाँ। एक चीज, ये 2019 का ना एक रिपीटेड पीवाईक्यू था, तो हम्म। इसके ना नोट्स में पढ़ा था। और एक ये भी लॉजिक लगता है कि 4 का इन जनरल 2 सही होता है, और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो होगी ना इतने सारे फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि जब से प्राइवेटाइजेशन मतलब सॉरी एलपीजी आया है, तब से गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस के फॉर्म में चली गई, और 2014 के बाद इस पे और फोकस हुआ है। तो इसीलिए इतने सारे वर्क एक साथ नहीं दिए जाएंगे, और ये रिपीटेड था, तो मैं इसका नोट्स पढ़ा हुआ था। 2019 में आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया सार्थक। तो मेरा जो अगला पॉइंट था वो आपने बोल दिया। तो दो तीन चीजें। सबसे पहले मैं लोगों को यही बोलूंगा, पीएनजीआरबी 2 बार रिपीट हुआ है पिछले 10-15 साल में। तो इसके अंदर घुस के उसके एक्टिविटीज, उसका बोर्ड कब बना था, कौन से एक्ट के थ्रू बना था, ये सब चीज पता होना चाहिए था पीएनजीआरबी के बारे में। तो एक्चुअली ये नॉलेज का भी पार्ट होना चाहिए। स्टैटिक का पार्ट मैं नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज के थ्रू आ रहा है। दूसरा, लॉजिक और रूल्स के थ्रू तो बन ही रहा है। तीसरा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए, कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी को ओवर आर्किंग पावर्स नहीं दिया जाता है हर चीज के लिए। अब आप समझिए, अगर एक ही रेगुलेटरी बॉडी को मैं प्रोडक्शन से लेके एंड कंज्यूमर तक बेचने तक का और प्राइस सेटिंग का भी पावर दे दूंगा, तो फिर वो बॉडी मेरी मिनिस्ट्री से ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएगी? समझ में आया लॉजिक? तो यस जनरली सर। यस गवर्नमेंट सर। क्या करेगी कि प्रोडक्शन को बांटेगी, मार्केटिंग रिफाइनिंग ये सबको अलग से बांटेगी, अलग अलग टाइप के एसेंशियल कमोडिटीज को अलग अलग बॉडीज को देगी। वरना फिर एक बॉडी पूरा लाइसेंस राज ले आएगा ना। सीखने को मिला, कुछ दिमाग खुला इससे। यस सर। क्या क्या लर्निंग्स हुई इस क्वेश्चन से? पीवाईक्यू अच्छे से करना है, उसमें जो जो बॉडीज पूछी गई हैं उसके अंदर जाना है। बार बार ये थीम रिपीट हो रहा है, आरबीआई वाला भी हमने देख लिया, सेबी भी देख लिया, पीएनजीआरबी भी अब दिख रहा है। दूसरा, थोड़ा जब पढ़ाई करते हैं तो दिमाग खुला रख के सोचना भी है कि हमारा गवर्नेंस होता कैसे, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। क्या किसी को एक साथ ओवर आर्किंग पावर्स दे देंगे, या फिर पावर्स को बांटेंगे ताकि एक के पास पूरा पावर ना हो। तीसरा, एग्जाम हॉल में रूल्स और लॉजिक लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तब भी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। वेल डन सार्थक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 61 पे आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें हाँ। ऐसे सोच सकते थे कि जैसे उसने रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में पूछा है, तो इन चार में से कौन सी दो चीज, मतलब कौन सी चीज अपन रेगुलेट कर सकते हैं? तो मतलब इसका जो काम होना चाहिए बॉडी का, तो जैसे दूसरा और तीसरा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि ये रेगुलेशन में आ सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन तो शायद इस बॉडी का काम नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं बाकी नहीं नहीं, सही है या नहीं। ये देखिए, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी तो होगी। इनफैक्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल डीजीएच रेगुलेट करता है, और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस जो है वो अगेन डीजीएच ही रेगुलेट कर रहा है। तो हर चीज को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी होगी, लेकिन एक ही बॉडी हर चीज को रेगुलेट नहीं करेगी। ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है। ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया। कुछ नंबर्स दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन नंबर 61 में। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 crores and the revenue receipts of the governments are 60,000 crores. The government budget also shows borrowings of 10,000 crores and the interest payments of 6,000 crores. Which of the following statements are correct? अरे वाह, ये तो एकदम फॉर्मूला लगा के पूछ दिया है। बहुत बढ़िया। रेवेन्यू डेफिसिट इज 20,000 crores, ओके, 80 माइनस 60 सही बात है। फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 crores, 80 माइनस 60 प्लस 10 ये भी सही बात है। प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000, 10 माइनस 6। तो तीनों सही, एकदम फॉर्मूला पे बैठ रहा है सही से। 1, 2 एंड 3 होना चाहिए इसका। ये कौन एग्जाम हॉल में गलत किया है, अच्छे से बताना। बताओ बताओ, कौन गलत किया है इसको, और क्या सोच के गलत किया है? सब शांत हैं, सबका सही हुआ है। तो सर तो सही था। मेरा गलत हुआ था ये, मतलब बताइए आयुष, क्या सोच रहे थे आप? सर हाँ, सर सोचने की मेरा वजह सही से नहीं था। अच्छा, मेरा क्या तो सर बोली? मेरा बोलिए सर आयुष। प्रेशर में गलत हो गया था ये, मतलब याद नहीं, मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था एकदम, इसलिए गलत हो गया था। तो कार्डिनल सिन एक और बहुत बड़ा वाला दिख रहा है आपको आयुष?
हाँ अगर सर, हाँ सर, ये तो इकोनॉमी नहीं अगर गलत पढ़ होना रहे चाहिए। हैं तो ये सारा फॉर्मूलाज तो याद होना ही चाहिए। अब बता रहा हूँ हाँ। कंप्लीसेंसी कहाँ आई होगी कि यूपीएससी आज तक कभी ऐसे फॉर्मूला में घुस के तो पूछा नहीं है, तो क्या ही फायदा याद करके, या क्यों याद रखना, पूछ दिया, राइट। हाँ सर, मे बी यस। और किसी का कोई है अंतर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं नहीं बताया, मेरा मतलब गलत हो गया, वही वही प्रेशर ओके में जो ओके, वही बोल रहा ठीक है। था। हाँ। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक से एकदम एक्स कैटेगरी, ये सही होना चाहिए। अगर किसी का गलत हो रहा है तो अगेन आप अपना ही अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं कट ऑफ क्लियर करने का। चलिए, इस सेशन में 2 मिनट्स बाकी हैं, एक और क्वेश्चन कर लेता है। 62। India is one of the founding members of International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect India to Central Asia, to Europe via Iran, India to Central Asia via China, India to Southeast Asia through Bangladesh and Myanmar, India to Europe थ्रू अजरबैजान। ठीक है, तो ए और बी सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन है, उसको पहले ये कर लेंगे। ऑफ कोर्स नॉलेज के थ्रू सबको पता होगा कि ए होना चाहिए, सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाला ईरान। सबको नहीं, मतलब जनरल मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता होगा। बट रूल्स के हिसाब से देखें तो ए और बी में से कोई एक होना चाहिए। दोनों सिमिलर साउंडिंग है। उसके बाद ईरान और चाइना। अब चाइना के थ्रू तो इंडिया जाएगा नहीं, जियो पॉलिटिक्स थोड़ा मोड़ा लेटर नॉलेज के थ्रू पता होना चाहिए। ईरान में हम लोग चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे। और थोड़ा देखते हैं और जियो पॉलिटिक्स के थ्रू क्या क्या पता होना चाहिए। तो अजरबैजान अपना दोस्त नहीं है, उससे हमारा कुछ कुछ टेंशन चलते रहता है। आर्मेनिया अपना दोस्त है। और साउथ ईस्ट एशिया के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू अगर कुछ ऐसा बनता तो हम लोग को पता चलता, वो कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है म्यांमार के थ्रू। तो नॉलेज प्लस रूल्स प्लस लॉजिक, ये मिला के और करंट अफेयर्स मिला के ये क्वेश्चन बनना चाहिए। इजी है। किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें? यस सर, सर इसमें मेरा ये था हम्म कि म्यांमार में मिलिट्री और सिविल वो चल रहा है वॉर, तो हम्म म्यांमार में ऐसा हो नहीं सकता। हम्म सेकंड, इंडिया चाइना का तो आपने बता ही दिया। हम्म और अजरबैजान का मतलब कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अजरबैजान एस वो भी आर्मेनिया के साथ सिविल वॉर में है। और हम्म। अगर कोई कॉरिडोर बनता है जहाँ, मतलब सॉरी, वॉर में है, अगर कोई कॉरिडोर बनता भी है तो ऐसे कंट्री के साथ थोड़ा दिक्कत होगा जो वॉर वगैरह में है। तो ऐसे कंट्री को नहीं देगा इन जनरल यूपीएससी जो युद्ध में है, इसीलिए। अगेन ब्रिलियंट लॉजिक, गुड लॉजिक। तो सर इसको इंटरनल। ऐसे भी कर सकते हैं हाँ। सर, जैसे अगर अपन को बेसिक आइडिया है कि इंडिया का ट्रेड कहाँ पे ज्यादा है, तो सर हम्म सेंट्रल एशिया की कंपेरेटिवली अपन सर यूरोप के साथ ज्यादा ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट हम्म। इंपोर्ट। तो सर यूरोप आंसर में होना चाहिए, तो अपन चाइना वाला ऑप्शन काट सकते थे कि इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। तो देखिए सर चाइना के अजरबैजान साथ से तो तो कभी अपना कुछ रिलेशन भी करेंगे ही नहीं।